नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सर। सर, हमारी मीडिया ने खूब तेज तेज चिल्ला चिल्ला करके बताया था कि ट्रंप साहब ने फोन किया, मोदी जी की बात हो गई। अब बड़ी खबर ये आ रही है, बहुत बड़ा खुलासा ये हो गया है कि जो बातचीत हो रही थी उसमें पीछे एलन मस्क साहब भी थे, उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था। और अगर ये इतना बड़ा खुलासा नहीं हुआ होता तो हमारे देश में तो किसी को पता चलता नहीं। खैर चलिए, अब मस्क साहब थे, ट्रंप साहब और मस्क साहब की दोस्ती थी, फिर दुश्मनी हो गई, फिर अब दोस्ती हो गई। एक तो ये भी बता दीजिएगा। फिर मोदी जी जो है वो नैनी और बच्चे खिला रहे थे। अब अगर ऐसे लोग इस वार्ता के अंदर मौजूद हो तो इस वार्ता के का महत्व क्या होता है, हम वो आपसे समझना चाहते हैं। आपने लंबे समय तक डिफेंस कवर किया है तो हम उस एंगल से भी समझना चाहते हैं कि युद्ध के दौरान जब हालातों पर चर्चा हो रही थी तो वहां पर एक बिजनेसमैन का क्या काम था, क्या रोल था, या फिर इसको भी आपदा में अवसर से जोड़ लिया जाए कि बहुत बड़ा अवसर एलन मस्क को भारत में फिर मिलने जा रहा है, दिख गया है। इस वजह से एलन मस्क के कहने पर ट्रंप ने फोन किया नरेंद्र मोदी को। अदरवाइज 26 दिन तो मोदी जी कहीं सीन में ही नहीं थे और मोदी जी ने खाड़ी देशों के तमाम लोगों से बात कर लिया था। ट्रंप से बात करने की हिम्मत तो नहीं जुटा पाए थे, सीधे फोन तो नहीं कर रहे थे। और पिछले कुछ समय से ये हालात हम लगातार देख रहे हैं। हेमंत सर। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। आपने कहा कि ट्रंप अपने क्या नाम है एलन मस्क व्यापारी है। तो व्यापारी वो है, लेकिन ट्रंप कौन सा छोटा व्यापारी है? वो भी उसी लेवल का व्यापारी है। राष्ट्रपति बाद में, पहले व्यापारी। और व्यापारी भी चोर चोर डिफाल्टर मुसेरे किस्म का। भाई। व्यापारी भी डिफाल्टर किस्म का। और जो हमारे वाले हैं वो हैं तो फुल टाइम पॉलिटिशियन, लेकिन आपदा में अवसर के वो भी चैंपियन है, अनडिस्प्यूटेड। तो कौन जाने की क्या स्थिति है। देखिए राम प्रकाश जी, ऑन ए सीरियस नोट, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर का खुलासा किया है कि 25वें दिन युद्ध के दौरान, यानी कि जो मंगलवार भी गया है, उस दिन जो मोदी जी को कॉल आई थी ट्रंप की, उस कॉल के दौरान, उस कॉल के अंदर एलन मस्क भी शामिल था। कॉल के अंदर शामिल था, ये ध्यान रखिएगा। जब दो हेड ऑफ स्टेट कभी बात करते हैं तो उसकी एक डिप्लोमेटिक डिसेंसी होती है। वो कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं किया करते हैं, वो बड़ी सिक्योर्ड लाइंस होती हैं और बहुत ही और तरीके की बातचीत होती है। ऑफिशियल्स भी बहुत हाई लेवल के होते हैं हेड ऑफ स्टेट्स के मामले में। तो ये कोई सार्वजनिक वो नहीं है जिसके अंदर का आप कॉन्फ्रेंस कॉल लेकर के वो कॉल में शामिल थे, जो उसने बताया है। ये एक बहुत ही चिंता की बात है। और ये इस तरीके से कैसे हुआ, इसके ऊपर भारत सरकार भी चुप है और अमेरिका सरकार भी चुप है। और जिन लोगों ने खुलासा किया है वो आर प्रीवी टू दिस इंफॉर्मेशन, लेकिन उनको अधिकार नहीं है कि वो मीडिया से ऑन रिकॉर्ड बात कर पाए। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने खबर ब्रेक की। यदि ये खबर सच है, जो कि ये है, इसमें कोई शक मत मानिएगा आप, तो सवाल ये उठता है कि युद्धकालीन कूटनीति के दौरान में राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत में एक आम नागरिक और एक धंधेबाज, एक व्यापारी, वो क्या कर रहा था। आप ध्यान रखिएगा, एलन मस्क लंबे समय से भारत में लगातार अपनी व्यावसायिक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बहुत ही तेजी से प्रयासरत है। उसमें क्या क्या उसका है। नंबर एक, ऑटोमोटिव, जो उसकी गाड़ी है टेस्ला, उसका आपको पता है एक शोरूम खुल भी गया। पहले यहां पर बनाने की बात थी, फिर उसमें इंपोर्ट करने की बात आई, फिर उसमें असेंबलिंग की बात आई, और वो सारा ऑटोमेटिव इज वन पार्ट। जो उसके अंतरिक्ष के अंदर जो उसका खेल है, जो उसकी स्पेस एक्स है, उसका एक अपना वो है। एआई के अंदर उसका एक अपना वो है। और भारत एआई का सबसे बड़ा लाभदायक बाजार है। जब 24 मार्च को मोदी जी के साथ ट्रंप की बातचीत थी, उसमें जब अगर एलन मस्क होते हैं तो उसमें एक स्वाभाविक सवाल क्या है। स्वाभाविक सवाल यह कि क्या वो बातचीत केवल मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया तक सीमित थी, या उसका उद्देश्य कोई व्यावसायिक हित भी थे, विशेष रूप से मस्क के हित, उनको आगे बढ़ाने या उन पर चर्चा करना। इस पर जवाब कौन देगा? इस पर केवल तीन आदमी जवाब दे सकते हैं, या तो ट्रंप ने, या मस्क ने, और मोदी ने। मोदी तो कभी जवाब देते नहीं किसी बात का। तो सवाल यह है कि क्या, क्योंकि ट्रंप तो बड़बोला है, कुछ भी कह सकता है, वो बता भी सकता है किसी दिन, उसका कुछ नहीं पता वो किस टाइम क्या कहेगा। लेकिन सवाल ये है राम प्रकाश जी, कि इस बात जो ये हैंड आउट, बेसिकली अमेरिका ने तो कुछ किया नहीं था। आपको ध्यान होगा जब बातचीत हुई 24 तारीख को, 25वां दिन था युद्ध का, तो अमेरिका ने तो कुछ कहा नहीं। जो अमेरिकन एम्बेसी इंडिया में थी, उसके जो राजदूत हैं, उन्होंने, सर्जेई गौर ने 2 लाइन कही कि अभी अभी राष्ट्रपति ने बात की। उसके कुछ देर बाद प्रधानमंत्री जी ने 4 लाइन का ट्वीट किया कि हम दोनों हार्मुज स्ट्रेट खुले रखने पर सहमत है। ठीक। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जो हैंडआउट था, ये इतनी बात थी? और अगर एलन मस्क थे तो उसको बताने में क्या दिक्कत है, और छुपाने की क्या जरूरत थी? तो फिर मैं वही बात कहता हूं कि डिप्लोमेटिक जो ये होती है ना आपकी प्रेस रिलीजेस, इसके अंदर आधिकारिक विवरण जो जारी किया जाता है,
उसमें खुलासा कम किया जाता है और चीजें छिपाई ज्यादा जाती है। ये उसका एक और उदाहरण है कि मस्क था, उसको छिपा लिया और उसके बाद पूरी की पूरी परिस्थिति को किस तरीके से कंप्लीटली वो कर दिया गया। जब दो आप और मैं फोन कर रहे हैं तो तीसरे आदमी की उसमें जिक्र क्यों नहीं किया गया और वो वहां पर क्यों था? एक डिप्लोमेटिक कर्टसी होती है, एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल होता है, एक डिप्लोमेटिक नाइसटीज होती है। इसमें तो वो तीनों ही चीज वायलेट हुई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। लास्ट ईयर जब फरवरी के अंदर जब ट्रंप के वहां गए थे, उससे पहले आपने वो सारा सीन देखा था, वो वीडियो मिल जाएगा, दिखा भी देंगे दर्शकों को, कि हमारे देश की टॉप लीडरशिप में कौन कौन होता है? देश का विदेश मंत्री, देश का अपना क्या नाम है एनएसए, और देश का प्रधानमंत्री, और भी लोग थे तमाम, हमारे राजदूत, वो सारे के सारे बैठे हुए हैं। और जो एलन मस्क है, वो, उसकी गर्लफ्रेंड, उसके बच्चे और उनकी आया, वो भारत के प्रधानमंत्री की बातचीत के अंदर मौजूद है। तो दिस शोज ए काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल दैट वी गॉट देयर। क्या ये कंडक्ट जो है, डज इट बिहेव ए प्राइम मिनिस्टर? ये तो मुझे लगता है कि देश के विदेश मंत्री को बिहेव नहीं करता। वन मीटिंग एक अलग चीज है, लेकिन बच्चों का, नैनी का वहां पर होना, ये तो एक नॉन सीरियसनेस की निशानी है। या वो हमें एक तरीके से डिमीन भी कर रहा है, आप उसको इस रूप में देख सकते हैं। किसी के साथ आपके कोई भी बिजनेस इंटरेस्ट हो सकते हैं, आपके व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी उनके घर जाए, वो नरेंद्र मोदी के घर जाए, एक अलग चीज हो सकती है। लेकिन डेलीगेशन लेवल की मीटिंग के अंदर नैनी का और बच्चों का होना, ये क्या कहता है? ये सवाल मैं दर्शकों के लिए छोड़ता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट क्या कह रही है कि युद्ध काल के दौरान में, संकट के दौरान, दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच टेली कॉन्फ्रेंसिंग में किसी आम नागरिक की इस तरह की संदिग्ध भागीदारी दुर्लभ है। और इसका जरूर रेफरेंस कहीं ना कहीं भारत में जो उसके बिजनेस इंटरेस्ट है, उससे आप चाहो चाहे ना चाहो, वो तो जुड़ेगा। फिर पश्चिम एशिया में जिस तरह का युद्ध के बीच जो बातचीत हो रही थी उस समय, सवाल फिर वही आ गया कि मस्क वहां कर क्या रहे थे? क्या विदेश मंत्रालय को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या प्रधानमंत्री को खुद देना चाहिए? इस घटना ने देश की जो ओवरऑल एक स्टैंडिंग है इंटरनेशनली, और बतौर हमारे प्रधानमंत्री, उसको कहीं ना कहीं बिलिटल करने का काम किया है। इसमें कोई संदेह और शक मत मानिएगा आप। बिल्कुल। लेकिन सर एक एक और चीज ना गंभीरता के साथ मैं ये समझना चाहता हूँ, जो अब मैं डिफेंस वाली बात हो गई, आपने चूंकि संसद भी बहुत समय तक कवर किया है, राजनीति हमारे देश की आप जानते हैं, हमारे देश की जो व्यवस्था है, आखिर व्यापार अपनी जगह पे है, लेकिन ये कितना गंभीर है कि ट्रंप और मोदी के बीच बात में मस्क का मौजूद रहना, क्यों आखिर मौजूद रहेंगे और क्यों मोदी जी इसके लिए इनकार नहीं कर पाए? या फिर हम ये मान लें कि मोदी जी को पता ही नहीं था कि मस्क भी इस बातचीत का हिस्सा है, क्योंकि मोदी जी ने अपने ट्वीट में जिक्र नहीं किया है इसका। नहीं, बहुत संभव है राम प्रकाश जी, कुछ भी संभव है। देखिए, आपको पूरा घटनाक्रम देखना पड़ेगा। जब ट्रंप राष्ट्रपति बनकर के आए थे तब, और जिस तरह की परिस्थिति, उसने मोदी को इनवाइट नहीं किया और शी जिनपिंग को इनवाइट किया, और जिस तरीके से जयशंकर अमेरिका में डेरा डाल के बैठे रहे कि किसी तरीके से वो निमंत्रण मिल जाए मोदी जी को व्हाइट हाउस में इनॉग्रेशन का और वो आ सके, तो वो इनॉग्रेशन नहीं मिला था। शी जिनपिंग ने आने से मना कर दिया था। उसके बाद मोदी जी 12 और 13 तारीख को, आप ध्यान कीजिएगा, वहां गए थे। और वो सारी जो लॉबिंग हो रही थी, वो किसके थ्रू हो रही थी? उस समय किसको खुश करने की कोशिश की जा रही थी? ट्रंप का सबसे बड़ा फाइनेंशियल कौन था? एलन मस्क। सबसे करीबी कौन था? एलन मस्क। उसी के जरिए सारी की सारी अप्रोच की गई थी। और आप पहली बार ऑब्जर्व कीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को पोर्च के अंदर व्हाइट हाउस में ट्रंप ने रिसीव नहीं किया था, एक इंटर्न ने रिसीव किया था। बहुत ही शर्मनाक घटना थी। पूरा प्रोटोकॉल और डेकोरम होता है जब हेड ऑफ स्टेट जाता है, तो एक इंटर्न उनको लेकर के अंदर गई थी और प्रधानमंत्री देखते रह गए थे, उसके साथ साथ गए थे। उससे पहले, एन पहले भी एलन मस्क से मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री जी की, जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें नैनी, बच्चे और वो सारे लोग थे। तो ये जो चीज है बेसिकली राम प्रकाश जी, ये कहीं ना कहीं एज ए नेशन जो हमारी स्टैंडिंग है, उसको तो कंप्रोमाइज करती ही करती है, इसमें तो आप कोई शक मत मानिएगा। लेकिन सवाल जो गंभीर उठते हैं उसमें यह है कि यहां पर उस व्यवसायी की मौजूदगी क्यों थी? क्या हमारी सहमति से थी जो आपने कहा, या बिना सहमति के थी? और इस बातचीत में मस्क की भूमिका क्या थी? व्हाट वाज हिज रोल एज सच? क्या भारतीय जो सारे का सारा पश्चिम एशिया का संकट है, उसके केवल वही एजेंडा था इस बातचीत का, या किसी का व्यापारिक या व्यावसायिक एजेंडा भी था? ये सवाल तो आएगा ना। मोदी सरकार ने, जब मोदी जी ने ट्वीट किया, वो ये भी लिख सकते थे, आई स्पोक टू माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप एंड एलन मस्क बोथ। उन्होंने इसको क्यों छुपाया? जो
एलन मस्क का इन्होंने जिक्र नहीं किया, और अमेरिकन एम्बेसी तो करेगी क्यों? लेकिन इसको छुपाया क्यों? हमारा इस बारे में अपने देश की सरकार से नहीं, इस बात का जिक्र भी फॉरेन मीडिया से पता चल रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स से पता चल रहा है। तो हमारा मीडिया क्या, तो बल्ले बल्ले, आपको पता ही है जिस तरह की स्थितियां हैं। तो कुल मिलाकर के मोदी जी ने तमाम देशों के साथ बात की, आपने कहा जैसे ओमान से लेके, फ्रांस से लेकर के, मिडल ईस्ट के जितने भी देश हैं, मलेशिया से लेकर, सबसे बातचीत की ना उस दौरान में। वहां तो कोई व्यवसायी शामिल नहीं था, तो केवल मोदी और ट्रंप की बातचीत में व्यवसायी शामिल क्यों था? सवाल तो ये भी आएगा। कोई मीडिएटर हो ही नहीं सकता। और व्हाइट हाउस ने वार्ता को फलदायी बताया। सवाल यह है कि यह वार्ता किसके लिए फलदायी थी? तो असली बात क्या है कि दोनों नेताओं के बीच पहली बातचीत थी, और इसमें कूटनीतिक गंभीरता की आवश्यकता थी, ना कि किसी की ऑर्नामेंटल प्रेजेंस की। एंड ही इज जस्ट नोबडी। एलन मस्क का इस बातचीत से कोई संबंध नहीं था। और अब जो जिस तरीके से मस्क इसके बीच में शामिल होता है, तो एक चीज तो मैसेज जाएगा कि वी आर कंप्रोमाइज टू सम एक्सटेंट, हम समझौतावादी क्यों हैं, और ट्रंप जैसे चाहे वो हमें चला सकता है, मेरे से आप बातचीत करें, उसमें कोई भी बीच में आ सकता है। तो उस बातचीत की सैंक्टिटी क्या बचेगी? आप व्यक्ति नहीं है ना, आप देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं। ये चीज देखनी पड़ेगी। पर्सनली आप क्या करते हो एक अलग पक्ष है, दैट इज ऑफिशियल कॉल। उस ऑफिशियल कॉल में एलन मस्क का होना संदेह तो खड़े करेगा। और मोदी केवल ट्रंप के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं, और बहुत सारे लोग पर्दे के पीछे इस चीजों को मैनेज भी करते हैं। अब एक चीज है सर, कि अगर उस बातचीत में ट्रंप मौजूद थे जैसा ये खुलासा मस्क मौजूद थे जैसा ये खुलासा हुआ है, मोदी जी के ट्वीट में मस्क का जिक्र नहीं था। चलिए हम ये मानते हैं कि मोदी जी को नहीं पता था कि मस्क भी इस बातचीत का हिस्सा है और उन्हें बात कर लिया। लेकिन अब जब इतना बड़ा खुलासा हो गया, तो क्या मोदी जी विरोध दर्ज कराएंगे? ट्रंप से पूछेंगे कि भाई ये आपने क्यों किया, और हमारे और आपके दो राष्ट्रों के बीच में एक इस तरीके का आदमी जिसका कोई सीधा संबंध नहीं है वो क्यों रहेगा? भाई मोदी जी से जब सवाल पूछा गया अडानी साहब को लेकर के, तो उन्होंने कहा ना कि दो राष्ट्राध्यक्ष व्यक्तिगत बात नहीं करते। तो ट्रंप का ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है मस्क का, मस्क इनकी बातचीत में मौजूद क्यों रहेगा? इस बात का विरोध मोदी दर्ज कराएंगे? अब आपको लगा आज तक इस बात का, आज तक जवाब तो दिया नहीं। कल रात को भी जो बातचीत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें फिर बता दिया कि 9 जहाज गिरे थे, और मैंने भारत की एक बातचीत में बात खत्म करा दी, युद्ध खत्म करा दिया। आज तक किसी बात पे आपत्ति की है? जिस तरीके से वो आदमी हमारी नीतियों को हाँक रहा है, जिस तरीके से वो आदमी हमारे नैरेटिव को हाँक रहा है, जिस तरीके से वो हमारे देश की जो पूरी आन बान शान है, उसको डे इन एंड डे आउट ही कीप्स नेम कॉलिंग, टू द एक्सटेंट कि उसने कहा कि भारत की मृत अर्थव्यवस्था है। भूल गए क्या आप? इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी। और उसके बावजूद भी आप जिस तरीके से उनके सामने जो भी करते हो, तो आपको क्या लगता है? इस पे तो इमीडिएटली सीरियस प्रोटोकॉल का वायलेशन दर्ज कराया जाना चाहिए था, तत्काल आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी। लेकिन उसके लिए 56 इंची होना जरूरी है, बताना जरूरी नहीं, प्रचारित करने की चीज नहीं होती, वो आपके अंदर इनबिल्ट होता है। और अगर वो नहीं है तो एलन मस्क है अगली बार कोई और होगा, और उससे अगली बार कोई और भी होगा। सवाल तो केवल इतना है कि आप एक व्यक्ति के तौर पर बात नहीं करते। आप कब इस व्यक्तिवादी मानसिकता से बाहर आएंगे? कब आप इस डंके की सेंस से बाहर आएंगे? आप एक देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं। जब आप इस माइंड सेट में आएंगे, तब आप इस पद के साथ भी न्याय कर पाएंगे और अपने देश के साथ भी न्याय कर पाएंगे। आज आपकी जो भद पिट रही है पूरी दुनिया के अंदर, ब्रिक्स के आप प्रेसिडेंट हैं, ठीक, इतनी बड़ी ग्रुपिंग है, इतना बड़ा क्राइसिस है दुनिया के अंदर, सारे देश भारत की तरफ देख रहे हैं। ब्रिक्स की तरफ से आज तक एक लाइन आई हो तो बता दीजिए। तो आप अपने जब इतने बड़े संगठन के मुखिया होते हो, जब कुछ नहीं कर पा रहे, और भारत के लिए फिर क्या ही करेंगे? तो ये सारी की सारी फॉल्ट लाइंस राम प्रकाश जी लगातार एक्सपोज होते रहिए। लफाजी आप करते रहिए जो कुछ कर रहा है, ये पोमेरियन जितना आप कहोगे उससे भी ज्यादा गा देंगे, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। देश के नैरेटिव को आप गुमराह करते रहिए, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। लेकिन पूरी दुनिया को तो समझ में आ गया ना कि आप चीज क्या है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। पाकिस्तान जैसा देश वो मीडिएट कर रहा है, और आप खड़े खड़े हाथ हिला रहे हैं। और उसके बाद जब संसद में ऑल पार्टी मीटिंग होती है, तो आप क्या कहते हैं, आपका विदेश मंत्री, कि हम दलाली नहीं करते। 4 दिन पहले भागवत ये कह रहा था कि भारतीय युद्ध बंद करा सकता है। तो इन लोगों को, दे हैव सिंपली लॉस्ट द वे, दे हैव लॉस्ट द प्लॉट। इनके बेसिकली क्या है कि ये बनाए हुए, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने खुद तो इरेलेवेंट है ही, इन्होंने इतने बड़े देश को भी इरेलेवेंट कर दिया। दुख इस बात का, इनका तो हमें पता है पहले से, इनका बौद्धिक स्तर क्या है, इनकी ओवरऑल डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स क्या है, इनकी सारी के सारी कमिटमेंट क्या है, सबको पता है। लेकिन बतौर एक देश, अल्टीमेट सफरर तो देश है ना।
हमारी चिंता वो होनी चाहिए और वो वाजिब चिंता है। सर ये हारमुज को, अभी आपने हारमुज का जिक्र किया, भाई मोदी जी की वार्ता जो हुई थी वो हारमुज को खुले रखने को लेकर थी। हारमुज पर एक बयान ट्रम्प साहब ने फिर दे दिया है। मैं जरा दर्शकों को सुनवा देता हूँ बयान, फिर आता हूँ आपके पास, जरा सुनवाइए ट्रम्प साहब के बयान। We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Trump. I mean, Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say he accidentally said, no. There's no accidents with me, not too many. If there were, we'd have a major story. सर ट्रम्प साहब तो अब उसको हारमुज स्ट्रेट की बजाय ट्रम्प स्ट्रेट बता रहे हैं, तो मोदी जी इस पर समर्थन करेंगे ट्रम्प साहब का कि हारमुज खुला रहेगा तो समर्थन करेंगे, या ट्रम्प स्ट्रेट खुलवाने पर मोदी जी समर्थन करेंगे? अभी हमने देखा था एक चीज और कि जैसे गाजा पीस बोर्ड बना रहे थे, वैसे ट्रम्प हारमुज पीस बोर्ड भी बना रहे थे। उस दिन भी मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि क्या ट्रम्प युद्ध की आड़ में सीधे तौर पर हारमुज पर भी कब्जा करेंगे और लाइफ टाइम अपने लिए जो है उस पर अपना व्यक्तिगत कब्जा चाहते हैं। जैसे गाजा पीस बोर्ड में खुद को आजीवन अध्यक्ष घोषित कर चुके हैं, वैसे ही हारमुज का भी अध्यक्ष खुद को घोषित कर लेंगे। राम प्रकाश जी लूज कैनन है, उसकी क्या ही बात करोगे। वो एक पल कुछ कहता है, दूसरे पल कुछ कहता है, जान पूछ करके स्लिप ऑफ तक दिखाने। बेसिकली क्या है, सर इस इसको आप लूज कैनन के चक्कर में यहाँ लोग लाइन लगे हुए हैं, घंटों हाँ घंटों की लाइन, मारा पीटी हो रही है, भूखे प्यासे लोग लाइन में लगे चक्कर खा के गिर पड़ रहे हैं, मौतें होना शुरू हो गई हैं। परिस्थिति ये है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं ना, ये भारत की नहीं पूरी दुनिया की स्थिति है। और ऐसे गंभीर विषय की बातचीत में वो श्रीमान जी मस्करी कर रहा है। आई एम सॉरी, ट्रम्प स्टेट 2 बार कह करके देन ही सेज सॉरी। तो उसके तो राम प्रकाश जी उसके ऊपर तो कोई भी इसकी बात को गंभीर लेने की जरूरत नहीं। और मोदी जी उसकी किसी बात को नाराजगी कर देंगे, मना कर देंगे, ये तो आप भूल जाइए। जब तक वो राष्ट्रपति है और ये प्रधानमंत्री है, ऐसी कोई कल्पना भी मत कीजिएगा कि मोदी जी उसकी किसी बात का विरोध कर देंगे। ठीक है ना। वो उसमें बोर्ड ऑफ पीस में नहीं जाएंगे, ये हमने उस दिन भी चर्चा की थी कि नहीं जाएंगे, किसी भी सूरत में नहीं जा सकते। पहले ही बहुत ज्यादा सेल्फ गोल कर चुके हैं, रही सही कसर इजराइल की यात्रा करके पूरी कर दी थी। अब इसमें जो बात कह रहा था वो एक, जो मैं आपको कहता हूं ना कि ये राष्ट्रपति के लायक आदमी नहीं है। ये जो आपने अभी ट्वीट दिखाया है, जो ये आपने अभी भाषण सुनाया भाई की बाइट, इसमें वो क्या कह रहा है? Paper airplanes, you said, doesn't work that way. You need those launchers, and we knocked out 97% of the launchers. That's why you may be attacked, but you're not being attacked with very heavy numbers of missiles like at the beginning. कि हमने जो है अमेरिका इसके ईरान के 97% लॉन्च हमने फेल कर दिए, यही कह रहा है ना वो। और थोड़ी देर बाद क्या कहता है कि वो हमारे तमाम जहाजों के ऊपर, तमाम हमारे एयरबेसिस के ऊपर हमला कर रहे हैं। 97% वो डाल गिरा दिए और उसके बाद वो हमला फिर कैसे कर रहे हैं? कभी कहता है कि हमने उनकी सारी की सारी एयरफोर्स खत्म कर दी, कभी नेवी खत्म कर दी, कभी ये कर दिया। बेसिकली खुद तो वो लाफिंग स्टॉक है ही, हंसी का पात्र है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि वो राष्ट्रपति है ही नहीं। जो आप ये देखते हो ना शाम को कौन से शो आते हैं आपके, वो रियलिटी शो आते हैं, क्या आते हैं, उसका एक मस्करे से आगे ट्रंप क्या रोल देंगे। और अब समस्या है कि अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज का जो अगर आपने घटनाक्रम देखा होगा सुबह से, जिस तरीके का आज मिडल ईस्ट के अंदर जो ईरान ने वहां पर तहत वो मचाया हिंद के साथ जो किया है, वो केवल आप कल्पना कर सकते हैं। आज मतलब कुवैत के अंदर जो किया, सऊदी के अंदर जो कुछ किया, और लगातार सुबह से जो चल रहा है इसराइल के ऊपर जिस तरीके के अटैक किए, और ये अब इस पागलपन पे आ गए हैं अमेरिका और उसमें इसराइल कि उनकी एक यूनिवर्सिटी उड़ा दी, उनका जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है 10 दिन में तीसरी बार उस पर अटैक कर दिया। अल्टीमेटली क्या है कि आज की तारीख में ट्रंप को यह समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ टू गो अबाउट दिस वार। ना वो बाहर दुनिया को जवाब दे पा रहा, ना अपने जो उसके डेमोक्रेट और रिपब्लिकन जो वहां सांसद है। आपको पता है इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग में क्या हुआ, उसके रिपब्लिकन्स ने क्या किया? खुद उसके सांसदों ने सवाल पूछा और अधिकारी भाग खड़े हो, क्योंकि उनके पास जवाब है ही नहीं। जब राष्ट्रपति के पास ही कोई विजन नहीं है तो अधिकारी क्या करेंगे? आज सारे खेल में जब मैं और आप बात कर रहे हैं, आज नई लफाजी कर दी कि अगला नंबर क्यूबा का है, क्योंकि यहां पर आपका फंसते दिख रहे हो। कभी कहते हो 5 दिन का सीज फायर, फिर कहते हो 10 दिन का सीज फायर, और फिर चुपके से क्यूबा पे निकल गए। लोगों को कहीं ना कहीं इस तरह के विवाद में फंसाए रख करके अपना एक सैडिस्टिक प्लेजर, यही इस व्यक्ति का चाल चरित्र और चेहरा है, जिसको अमेरिका भुगत रहा है। ऐसा नहीं, पूरी दुनिया भुगत रही है। इस तरह के सिरफरे अक्सर यही सब काम करने के लिए आते हैं और वही सब काम वो कर रहा है।
लेकिन सर अमेरिका भुगत रहा है, अमेरिका की जनता ने उसको चुना है। जैसे भाई भारत में जो कुछ हो रहा है भारत भुगत रहा है। अगर भारत की सरकार को भारत की जनता ने चुना है तो वो भुगते, ठीक है। अब भारत के लिए दूसरा कोई देश थोड़ी भुगतने जाएगा। अमेरिका ने चुना, अमेरिका ने उसको बैठाया। अब वो भाई उन्होंने बंदर के हाथ में उस तरह दिया हुआ है, पागल के हाथ में माचिस दिया हुआ है, तो उसके लिए वो भारत में आग क्यों लगाएगा भाई? इसका इसका तो नहीं, विरोध होना चाहिए ना। ये तो विरोध करने के लिए दम चाहिए ना। आप क्या करने गए थे इसराइल के अंदर? वहां से आने के बाद क्या कर रहे हैं? कहीं कहीं आपकी स्टैंडिंग है? कोई आपका इसराइल जाने ब्लूप्रिंट में भी है? इनका रोल हो सकता है क्या, किसका? ट्रम्प का? इन्हीं को तो खुश करने का है कार्यक्रम, और क्या है? जो पिछली बार इसराइल गए थे, जो बाद में वो आपने फाइल पढ़ी थी कि नाच गाना किया, ट्रम्प खुश हो गए, तो क्या है सारे का सारा? है तो सारा एक पर्टिकुलर चेला ना, जो एक गुरु था ना सबका, जो चला गया अब, जिसके नाम पर तमाम लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं, एप्स्टीन। तो एप्स्टीन के तार किसके पास थे? किसका एजेंट था वो? उसका ट्रंप के साथ क्या है? भारत के विदेश मंत्री के साथ क्या स्थिति है? भारत के अपने पेट्रोलियम मंत्री के साथ क्या स्थिति है? भारत की डिप्लोमेसी में उसका क्या रोल था? इसको आप आइसोलेशन में थोड़ी देख सकते। इसको तो आपको सामूहिक तौर पे देखना पड़ेगा ना, कि ये चीज क्या थी, और हाउ इट इज कमिंग अप, हाउ इट इज फेयरिंग अप, और हाउ इट इज टर्निंग आउट टू बी। वो सारी ही चीज आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई ना राम प्रकाश जी, अलग से कोई चीज नहीं है। जब वो कहा कि वहां पे अमेरिका में कोई पूछता नहीं है, अनिल अंबानी वहां पे टाइम ले रहा था, तो इसको आप अलग थोड़ी देखेंगे। ये तो सारी चीजें मिलके है ना 2014 से। और उसके बाद भारत में नीति बाद में आती है, पहले उसकी चर्चा हो रही होती है वहां एप्स्टीन से, तो उसको भी देखिए। तो बहुत सारी चीजें एक साथ श्रृंखलाबद्ध आपको दिखाई देंगी। जब आप इसको होलिस्टिक व्यू में देखेंगे तब समझ में आएगा कि एलन मस्क कौन है, ट्रंप कौन है, एप्स्टीन कौन है, नेतन्याहू का क्या रोल था, अनिल अंबानी का क्या रोल था, अपने क्या नाम है इसका, जो अपने पेट्रोलियम मंत्री है, हरदीप पुरी, इनका सारों का क्या रोल था। हरदीप पुरी की बेटी का नाम आते ही किस तरीके के सारे ट्वीट आपके डिलीट हो जाते हैं। फिर कोई महिला कार्यकर्ता कुछ कहती है तो कहीं कुछ नहीं होता है। तो बहुत सारी चीजें जब आप देखेंगे, ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी। कुल मिलाकर के दुनिया में एक दौर है जहां ट्रंप जैसे चुने जाते हैं, जहां नेतन्याहू जैसे चुने जाते हैं, जहां कुछ डंकापति चुने जाते हैं, और वो क्या करते हैं वो सारा दुनिया देख रही, झेल भी रही है। लेकिन सर अब ओवरऑल हम फिर जो मेन हमारा मुद्दा था, जिस तरीके से मस्क इस पूरी बातचीत का हिस्सा बने, क्या दुनिया के बाकी देशों के लिए भी एक डर की बात होनी चाहिए कि भाई अगर वो मस्क अगर मोदी जी के साथ बातचीत में पीछे से घुसे हुए हैं तो बाकी देशों के साथ बातचीत में भी वो घुस सकते हैं इस तरीके से? क्या बाकी देश इससे इसको लेकर के ट्रंप के प्रति शायद वो सजग होंगे, जागरूक होंगे? प्रकाश जी, इस तरह का मिसएडवेंचर कोई करता नहीं। जहां भी कोई सीरियस डिप्लोमेटिक चीजें होती हैं दो राष्ट्रों के बीच में, वहां इस तरह के मिसएडवेंचर्स की कोई स्कोप और गुंजाइश नहीं होता है। इसका एक दूसरा मतलब भी ले लीजिए ना, कि ट्रंप और मस्क ने हमें कहीं फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले लिया कि हम जो चाहे कर लेंगे, तो बोलेंगे नहीं। क्या आपको ऐसी बुरी आ रही कि इनके साथ कुछ भी कर लो, कोई समस्या नहीं? जो आदमी 82 बार ये कह सकता है कि मैंने भारत पाकिस्तान का सीज फायर कराया, इनका मैंने 1 करोड़ लोग मरने से बचा लिए, इनका ये होने वाला था, इनके कभी 7 जहाज बताता है, कभी 9 बताता है, कभी 11 बताता है, और हमारी तरफ से एक जवाब नहीं जाता है। फिर हमें कहता है कि ईरान से तेल नहीं खरीदोगी, फिर हमें कहता है रूस से तेल नहीं खरीदोगी, फिर कहता है खरीद लो, अब कहता है खरीद लो, फिर कहता है चबाहर पे नहीं जाओगे। हमने किसी एक भी बात का आज तक विरोध किया क्या? तो एलन मस्क फोन पे आ गया तो क्या खास बात होगी? ऐसा तो नहीं आपको? मुझे तो ऐसा लगता है, मेरी आशंका है। हम कम पढ़े लिखे लोग, हम डिप्लोमेटिक नाइस्टीज नहीं समझते। तो जो फॉरेन सेक्रेटरी हमारे हैं, या हमारे जो लेजर आंखों वाले जो हैं श्रीमान जी, जो दलाल नहीं है, यही कहा था ना मीटिंग में, दलाल नहीं है, तो वो बता दे कि ये मस्क कौन है और वो बीच में कैसे आया उस कॉल के। दो राष्ट्राध्यक्षों की कॉल के बीच में एक व्यवसायी का बैठना, ये डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल में कहां स्टैंड करता है? क्या हम अब उस स्तर पर आ गए हैं कि ट्रंप जैसे चाहे जो चाहे हमारे साथ कर ले, हम नहीं बोलेंगे, हम बताएंगे भी नहीं? ये बात भी हमें न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है, और अभी तक ना हमने खंडन किया है और ना अमेरिका ने खंडन किया है। जैसा मैंने कहा, जो 2 अधिकारी थे जिन्होंने कंफर्म किया, दे आर प्रिवी टू दैट बातचीत, बट दे आर नॉट ऑथोराइज टू स्पीक टू द मीडिया। ये पूरी की पूरी परिस्थिति खड़ी, कभी सोचा आपने? एक चिंता क्या ये और नहीं होनी चाहिए कि अगर मोदी जी को पता था कि मस्क भी बातचीत का हिस्सा है, तो उससे जो हमारे राष्ट्र सेठ है उनको समस्या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अमेरिका में तो मोदी जी ने कहा था कि व्यक्तिगत बात नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या अब ट्रम्प जो मस्क साहब है वो व्यक्तिगत की श्रेणी में आने लगे हैं क्या मोदी जी के?
नहीं नहीं नहीं, मोदी जी की व्यक्तिगत बातचीत किसी और के साथ थी, वो नहीं करते होंगे। मस्क की तो व्यक्तिगत है, वो तो करता है। ट्रंप की तो व्यक्तिगत है, वो तो सबके साथ करता है। वो तो करता ही व्यक्तिगत है, वो तो जहाज भी ले लेता है। किसी देश में गया, वहां से तोहफे में जहाज ले आया है। ये तो आपको देखना है ना कि आपको जहाज देना है कि नहीं, आपकी गुंजाइश जहाज देने की है नहीं। आपकी जहाज देने की रीति नहीं है तो आप कुछ और दे देंगे। आपने टेस्ला के लिए जिस तरीके की बजट से पहले ही रियायतें दी, आपको क्या लगता है सामान्य थी क्या वो? कितनी रियायत दी, कितना हमारा उसके ऊपर टैक्स लगता था और कितना कम किया गया? कभी सुना आपने भारत के इतिहास में 130 से 30% करना? किसी एक प्रोडक्ट का बताइए आप। वो क्या था? वो ट्रंप के करीब जाने का ही तो खेल था एलन मस्क के जरिए। नहीं तो कोई राष्ट्राध्यक्ष अपने पूरे डेलीगेशन के साथ किसी के बच्चे और नैनी के साथ बैठता है? कभी सुना है आपने? आप दूसरी पिक्चर लाके दिखाइए मुझे। एक ही है वो, भूतन भविष्य। तो डंका राम प्रकाश जी ऐसे नहीं बजता है। ये सवाल मैं और आप हैं, अनाड़ी हैं जो हम पूछ रहे हैं। पोमेरियन से पूछ के देखिए, मोदी किसी की गाड़ी में बैठ जाए तो डंका, कोई मोदी जी की गाड़ी में बैठ जाए तो डंका। आपको तो डंके की परिभाषा देखनी पड़ेगी। ये देश उसका आदी हो गया है। जैसे ही मैं और आप सवाल पूछते हैं हम देशद्रोही, इस नए नैरेटिव को भी तो देखिए ना आप। कितने लोगों ने आज तक मोदी जी की विदेश नीति पे पौने 12 साल में एक सवाल किया है? मेन स्ट्रीम में कभी नहीं किया। और हमारी विदेश नीति है क्या? वो आपको दिख रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। कंप्लीटली आइसोलेटेड हो आप। जिन दो देशों के साथ कोई खड़ा भी नहीं होना चाहता, वो कौन से देश है? इजराइल और अमेरिका। और आज आप किस खेमे में हो? उन दोनों के साथ हो, उसके अलावा तो कोई साथ लेकिन है क्या? इजराइल तो खड़ा था सर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजराइल तो खड़ा था भारत के साथ। तो इजराइल के दम पर आपने सारा मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया को खिलाफ कर लिया, उसका क्या? क्या विदेशी संबंधों के बीच में, कूटनीतिक संबंधों के बीच में हमारी सदा से एक बैलेंसिंग नहीं होती आई? क्यों हम जाकर के उनकी संसद के अंदर जाके वो पटके पहन करके, वो मेडल पहन करके, क्या जरूरत पड़ी थी हमें? क्या सैंक्टिटी है उस पटके की? एक व्यक्ति को खुश करने के हिसाब से या दो को खुश करने के लिए आप अपने सारे संबंधों की तलादली दे दोगे? आप 79 ईयर्स की अपनी डिप्लोमेसी को बर्बाद कर दोगे? ये कहां की समझदारी है? जरा इसका देख लीजिए। जी, मुझे तो लगता है कि खैर नहीं, मोदी जी का सम्मान होना चाहिए, चाहे उसकी कोई भी कीमत हो और कोई भी कीमत उसकी हो। मुझे लगता है देश में बहुत सारे लोग अभी ऐसे बचे हैं जो बहुत कीमत देने को तैयार हैं। कई वीडियोज ऐसी आती है ना जो कहते हैं कि 5,000 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद लेंगे लेकिन वोट मोदी जी को देंगे, और ये सारी, तो ऐसे लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और किसी भी कीमत पर मोदी जी का सम्मान बहुत जरूरी हो, और वो भी ऐसा अभूतपूर्व सम्मान जो पहले किसी को मिला नहीं और आगे कोई संभावना नहीं है। तो फिर तो देश को खुश होना ही चाहिए सर, देश खुश है, उसमें मीडिया हमारी बता ही रही है। क्या ही चाहिए 24 घंटे? अभी क्या मतलब 2 दिन बीते थे बात किए हुए, तब तक आज फिर ट्रंप ने कह दिया कि भैया सीज फायर हमने किया, 250% की धमकी दी, दोनों देश हमारे आगे गिड़गिड़ाने लगे। सब सन्नाटा खींचे हुए हैं, कोई किसी के पास कोई जवाब नहीं। देखते सन्नाटा कब तक चलता है और इस सन्नाटे की कीमत हम कब तक चुकाते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सब जवाब करने के लिए। थैंक यू सो मच।